हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट अपना चल रहा है सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और उसकी अपनी चल रही है लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस। तो उसमें हमने क्वेश्चन कर दिए थे 6 कर दिए थे, आज 7 से करेंगे। ठीक है, होप आप अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और मुझे सेंड भी कर रहे हैं। तो देखिए हम करते हैं अभी 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं। तो 7th में है कि f डिफाइन फ्रॉम r टू r, f इज दैट r टू r, f जो फंक्शन है वो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ है, एंड g r टू r, g भी जो फंक्शन है वो रियल नंबर का रियल नंबर से है, एंड f(x) है x + 1 gx = 2x - 3। ये हमें दो फंक्शन दे दिया है, f(x) और gx r टू r पर है। अब हमें फाइंड करना है f + g, यानी कि दो फंक्शन का, इन दोनों का ऐड करना है, f - b f y g। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे f(x) x + 1 और g(x) क्या है 2x - 1। नाउ f + g यानी कि f + g(x), ठीक है, यानी कि ये हो गया f(x) + g(x). ऐसे ऐड कर दो, f(x) क्या है x + 1 प्लस में ऐड किया 2x - 3 करेंगे तो क्या आ गया x + 2x 3x - 2, ठीक है। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट है आगे वाले में, सेकंड पार्ट में, एंड सेकंड में कर दोगे माइनस कर देना, माइनस करोगे तो क्या हो गया x - 2x क्या हो गया -x, 1 - +3, तो ये हो जाएगा -x + 4। समझ में आ गया, f - g आपने करके दिखाना है। फिर है f/g, तो f/g का मतलब लिख दो, f क्या है आपके पास में x + 1 अपॉन में कितना 2x - 3, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, 8th क्वेश्चन अपना 8th क्वेश्चन है कि लेट f = 1 1 2 3 0 - 1 - 1 3 बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। z का z पर फंक्शन बन रहा है इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाय f(x) = ax + b। फाइंड और डिटरमाइन a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सोच के देखोगे। ये एलिमेंट होता है पहली वैल्यू और ये होती है दूसरी वैल्यू, का मतलब ये होता है फंक्शनल वैल्यू। जैसे अपने पास f(x) को ये दे दिया कि 2x + 3, ठीक है, और f(x) का मतलब क्या हुआ y का मतलब ये सेकंड एलिमेंट आता है, यानी कि y = 2x + 3 है। अगर हम करें f1 करें तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3, यानी कि 2 × 1 = 2 + 3 कितना हो गया 5। तो यहाँ एक एलिमेंट तो आ गया, पहले हमने x का वैल्यू डाला और दूसरा ये कि y का ये वैल्यू आ गया, ये एलिमेंट बन गया इसका फंक्शन का। इसी तरह से अगर 2 डालते हैं f2, तो f2 आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 3 7, तो ये आ जाएगा 2 7, यानी कि x का वैल्यू 2 डाला और ये आ गया y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू। समझ में आ गया। इसी तरह से अब इस फंक्शन पर आए, फंक्शन कैसे डिफाइन है, ax + b है। यहाँ तो हमने लिख दिया कि a 2 था, b का वैल्यू 3 था। इस तरह से यहाँ a और b का कोई वैल्यू है, इंटीजर है, तो यहाँ इसने इनकी ऑर्डर पेयर का वैल्यू दे दिया 1 1 का मतलब जब x का वैल्यू 1 डाला हमने तो y का मतलब f(x) का वैल्यू कितना आ गया 1 ही आया। समझ में आया ना। तो इस तरह से करके इक्वेशन बना देंगे और फिर उनको सोल्व कर देंगे, जैसे 10th में हमने सोल्व किया ना इक्वेशन। तो अब यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन में देखेंगे f(x) क्या है, f(x) है ax + b एंड x बिलोंग्स टू z, ठीक। तो यहाँ इसने दिया है 1, यानी कि x का वैल्यू 1 डाला तो f(x) का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी कि 1 f1 x का वैल्यू 1 डालेंगे तो f1 का वैल्यू कितना है 1 है, f1 डाल दो क्या है a × 1 + b = 1, यानी कि a + b = 1, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। एंड f2 कितना दिया इसने 3 दिया है, f2 डाल दो फंक्शन में, एक ही जगह 2, तो क्या हो गया 2a + 3 = कितना भाई 3 है, सॉरी ax 2a प्लस में क्या है यहाँ b है,
b का वैल्यू तो b है, x की जगह डाला जाता है इज इक्वल टू कितना वैल्यू दिया इसने f2 का वैल्यू 3, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। और लेने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। और एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं, अपने पास में दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद a और b का वैल्यू आ जाएगा। पहले कर देंगे हम क्या, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड क्या है ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, और ये क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 1 है ना फर्स्ट। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमने किया था 10th में, अच्छी तरह से किया इन इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया 2a माइनस a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। अब पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में डाल दो फर्स्ट में, तो a अगर डालेंगे तो क्या हो गया 2, a की जगह 2, क्योंकि a का वैल्यू 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, ये इधर आके माइनस होगा तो b का वैल्यू कितना आ गया -1। तो a और b का वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर fx क्या आ गया भाई, fx ये ना a का वैल्यू 2 तो 2a और b का वैल्यू कितना है -1, ये a की जगह 2x माइनस b आ गया 1, ये फंक्शन है। इस तरह से बनाया इसने, समझ में आ गया। यहाँ x का वैल्यू देखो ये अपने आप आ जाएंगे। अगर हमने 0 माइनस 1 यानी कि x का वैल्यू 0 डाले तो ये -1 आता है, देखो आता है कि नहीं आता। x की जगह 0 किया तो ये क्या आ गया -1 आ गया x का वैल्यू, और -1 डाला तो 3 हो गया, -1 डालेंगे 2 माइनस 1 माइनस का 2 -1 -3, सही है, तो ये आ गया, सिंपल है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसकी तरह, वो मैं ना करवाने की बजाय आपको सीधा ही बता दूंगा कि है क्वेश्चन, देखेंगे आएंगे तब। हाँ जी, आगे अपना जो क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन ऐसे, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम 1 to 1। 1 to 1 से मतलब नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन बनता है। पहला जो सेट है वो भी नेचुरल नंबर है, दूसरा जो सेट है वो भी नेचुरल नंबर है। तो रिलेशन है आर 1 to 1 डिफाइंड बाय r is equal to ab such that ab belongs to 1 and a is equal to b square, are the following true। क्या ये true है? तो पहला कुछ है a belongs to r, all a belongs to 1। सेकंड है ab belongs to r implies ba belongs to r, ab belongs to r and bc belongs to r implies ac belongs to r। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? ये जो हमने इसका बेसिक किया था ना, उसमें टाइप ऑफ रिलेशन किया था, आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी के लिए होता है प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है सिमेट्रिक, और थर्ड होता है ये ट्रांसिटिव। तो हमें ये पूछा था कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है या नहीं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है तो ए कहता है बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये होता है कि ए रिलेशन का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। ए से मतलब ये होता है कि पहला और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा या नहीं होगा। जैसे 2 आएगा कि नहीं आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 4 आएगा या नहीं आएगा, का मतलब ए का मतलब सेम एलिमेंट नेचुरल नंबर की, ठीक है। तो आने का मतलब हम आएंगे रिलेशन पर। रिलेशन की कंडीशन क्या है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। रिलेशन की कंडीशन है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। a इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तभी आएगा जब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर हो। जैसे यहाँ रिलेशन अपना क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा 1 1 और 4 2। a का मतलब पहला दूसरे का स्क्वायर है, और क्या आ जाएगा 9 3, और अगर 4 देंगे तो 16। समझ? तो इस तरह से रिलेशन आप अगर बनाओ तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बना देते हैं, तो रिलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हम स्टेटमेंट में करना होता है, पहले तो बना के बता दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ आर लिखेंगे ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू 1 एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इम्प्लाई दैट आर को अगर बनाओगे तो 1 1 फर्स्ट है वो दूसरे का स्क्वायर है, यानी कि 4 2 9 3, और क्या आ जाएगा 4 है तो क्या आ गया 16, यानी कि 25 5 36 6
49 7 समझ में आ रहा है, इस तरह से करके चलता आएगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ए बिलोंग करता है या नहीं करता? अगर 1 1 को छोड़ दें सभी के लिए, ये नहीं है कि एक पर आए, सभी के लिए, क्या यहाँ पर 4 4 है? नहीं है। 3 3 है? नहीं है। तो ये तो आपको समझाने के लिए होता है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे ये, तो आर लिखेंगे, क्योंकि आर इज इक्वल टू, समझ में आ गई, ये आर लिख दिया हमने, लिख रखा है। अब क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ देखो रिलेशन में हम कब लेंगे, एलिमेंट कब लेंगे, जब पहला दूसरे का स्क्वायर हो। तो हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट होता है वो खुद के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, क्योंकि 4 है, मतलब सारे एलिमेंट, जैसे 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, जैसे i.e. 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 इज नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन पूरी नहीं करता, तो देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू 1। तो इम्प्लाई दैट a डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये लिख देंगे, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। उसके बाद है सेकंड कि ए भी बिलोंग करता है R से, तो क्या बी ए भी बिलोंग करेगा? देखो यहाँ पे 4 2 है, तो 2 4 कहीं भी नहीं आएगा। तो यहाँ रीजन लिख देंगे, क्योंकि लेट ए बी बिलोंग्स टू R। रिलेशन में कोई सेट ये तो आ गया, मान लो कोई भी सेट हो सकता है। इम्प्लाइज दैट ये कब आएगा, जब a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, यानी कि ये रिलेशन में तभी सेट आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा, जब पहला है वो दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि b इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि ये एलिमेंट इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। तो देयरफॉर ba डज नॉट बिलोंग्स टू R। ba इसका एलिमेंट नहीं होगा। ba का मतलब देखो, जैसे 9 3 था तो 3 9 नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता। तो देयरफॉर ba डज नॉट बिलोंग्स टू R। यही पूछा है इसने, तो ट्रू फॉल्स बताना है। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड करते हैं हम, इसको कर दूं साहब, चलो ये वाला कर देता हूँ। थर्ड पार्ट है इसका, ये ट्रांसिटिव होता है थर्ड वाला, तो हमने टाइप किया था। तो थर्ड है ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R। ये दिया है ना इसने थर्ड पार्ट में, देखोगे तो ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ए सी के बराबर है। तो ये कब आया R में, इम्प्लाई दैट ये कब आया, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। a है वो b का स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ जो एलिमेंट तभी आएगा इसमें जब ये इसके स्क्वायर के इक्वल है। जैसे 4 2 के स्क्वायर के इक्वल है तो आया, और यहाँ 4 2 के स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ 4 आ गया, तो ये 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं होगा। तो इम्प्लाई दैट a इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। ये और ये इक्वल आने का मतलब ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि हमारा माइंड कैसा है। तो देयरफॉर AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आया, ये फॉल्स है। अभी इसका नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सिंपल है, मैं आप खुद करोगे, और मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दे देता हूँ। आप भी अपनी बुक निकालिए, बुक में देखिए। स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आती ना, तब तक क्वेश्चन मत करना कोई भी आपको लगता है कि यहाँ तो ये किया पड़ा है, हम कर देंगे, कोई फायदा नहीं है। आप स्टेटमेंट पहले करो, एक बार उसको पूरा लेक्चर देख के या पूरा क्वेश्चन देख के समझ लिया, उसके बाद उससे कॉपी मत करो, सीधा आप अपनी भाषा में रफ कॉपी में करके देखो। रफ कॉपी में उस टाइम अगर आपको दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा देख लो, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ के आप फेयर कॉपी पर करो, और फिर जो क्वेश्चन आपने फेयर पे किया है ना, ये क्वेश्चन आपने अपनी समझ से किया है, और वो क्वेश्चन आप नहीं भूलोगे, या फिर कोई रट्टा नहीं होता उसमें। समझ में आ गया ना। आप ऐसे करो, आपको मैथ आएगा, और मैथ कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि ना आए, बस थोड़ी सी मेहनत मांगता है। और स्टार्टिंग में एक बार हमने मेहनत कर दी, उसके बाद अपनी जो लेबर है वो डे बाई डे कम होती जाएगी। तो आइए देखते हैं
10th क्वेश्चन आप भी अपनी बुक उठाइएगा, मैंने भी उठा रखी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझना है आपने कि 10th क्वेश्चन है, लेट ए सेट दिया है अपने को 1 2 3 4, बी दिया है 1 5 9 11 15 16 एंड एफ फंक्शन दिया है अपने को। एफ फंक्शन भी हो सकता है, रिलेशन भी हो सकता है। ये एफ 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 फंक्शन में ये एलिमेंट दे दिया अपने को, ठीक है। फिर कहता है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ है वो ए का बी से रिलेशन में है। तो रिलेशन का मतलब पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट से आना चाहिए। पहले सेट में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो रिलेशन है। अब दूसरा कहता है एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन की डेफिनेशन पता है ना, एफ है वो ए से बी पर फंक्शन है। फंक्शन क्या कब बोला जाता है? A relation is said to be function if every a belongs to a has a unique image in b। तो देखिए, अब देखो 1 5 है तो हमें पहले तो ये चेक करना होता है कि a to b है ना ये फंक्शन। तो a के एलिमेंट देखो, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 4 है। ए सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 2 4। तो ये सारे एलिमेंट है वो जुड़े होने चाहिए। अब देखो ये सारे जुड़े हैं क्या? 1 जुड़ा है, और 1 दो बार मत जुड़ा होना चाहिए। एक ही इमेज होती है एक एलिमेंट की, ठीक है। तो एक एलिमेंट दो बार ना जुड़ा हो। अब देखो 1 जुड़ा है, कहीं दो बार तो नहीं है, ठीक है। 2 भी जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 दो बार जुड़ा है। 2 की इमेज यहाँ पर कितनी है? सेकंड पेयर एलिमेंट देखो उसका 2 9 है और 2 11 है। यहाँ 2 जो एलिमेंट है इसकी 2 इमेज है, 9 एंड 11। तो ये फंक्शन नहीं हुआ। और एक चीज और देखो, इसमें एक एलिमेंट ये मिलेगा अपने को 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 बाकी तो है। अब 2 का कोई मतलब यूनिक इमेज नहीं है। 2 की जो इमेज है अपने पास में 2 इमेज है 2 की, तो हमारी है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ अभी जस्ट। हाँ जी, अपना 11th क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ है नहीं, थोड़ा मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन में ये है कि लेट एफ बी सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड क्रॉस का जेड का मतलब समझते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसका सबसेट है, कोई सारा नहीं है। एंड एफ डिफाइन किया है ए बी। एफ है वो क्या है? ए बी कोमा ए प्लस बी। इससे मतलब क्या हुआ? यहाँ ये पूरा पूरा ए बी एक ही एलिमेंट है। वो पहला एलिमेंट तो इस तरह से है, जो हमने एलिमेंट उठाए दोनों में जो पहला एलिमेंट है वो तो हमें इस तरह से करना है कि ए बी का प्रोडक्ट लेना है, और दूसरा एलिमेंट यानी कि ये क्या हो गया? इमेज है वो दोनों का ए प्लस बी करना है। ए बी बोथ बिलोंग्स टू जेड। पूछा है इज एफ इज ए फंक्शन, ठीक है, कि एफ फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन है या नहीं, फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज, यानी कि पहले वाला जो एलिमेंट है वो एक ही बार ऐड होना चाहिए और कोई एलिमेंट बचा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख लो, 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1 ले लो। अरे यहाँ तो ये नहीं बन रहा अपना 0 पे, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 इंटू 1 क्या आ गया? 0 एंड ए प्लस बी क्या आ गया? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट क्या 0 1 बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। एंड लेट ए इक्वल टू 0 ले लिया और बी क्या ले लिया हमने? कुछ भी ले लो, -1 ले लो चाहे। तो देयरफॉर ए बी क्या आ गया? 0 और ए प्लस बी क्या आ गया आपका? -1। देयरफॉर 0 -1 ये दूसरा एलिमेंट बनता है ना, हमने देखा। यहाँ पहले ये लिख लेना ये। तो यहाँ दूसरा एलिमेंट 0 -1 बिलोंग्स टू एफ। अब देखो 0 का यहाँ पर 1 इमेज है, 0 का इमेज है -1, यूनिक तो नहीं है। तो देयरफॉर बी सी दैट जेड बिलोंग्स टू जेड हैज नॉट यूनिक इमेज in f, therefore f is not a function, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अभी 12th क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, 12th क्वेश्चन अपना सेट दिया, लेट ए 9 10 to 13 है और लेट एफ 8 1, यानी कि जो फंक्शन या रिलेशन जो भी अपना बन रहा है, बी लेट
F(a)(1) ए सेट का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन बनना है, यानी कि ए सेट है अपने पास में 9, 10, 11, 12, 13 इतना ही है। और अन तो बहुत सारा सेट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से चलता गया। तो लेट F है A(1) क्लियर हो गया, ये सेट A है और ये नेचुरल नंबर का सेट है। B डिफाइन किया है Fn, यानी कि जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन किया है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी कि A टू B पर फंक्शन है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, यानी कि इसका फंक्शन बनाएंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ना हाईएस्ट वो सबसे बड़ा। अब 9 के प्राइम फैक्टर करने आते हैं, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर अपने को पता है सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 जो किसी से डिवाइड ना हो खुद को छोड़ के। तो 9 का दो से तो होता ही नहीं 2, 3, 3 आ गया। तो 9 का प्राइम फैक्टर कितना है सबसे बड़ा, इसमें 3 है, समझ में आ गया। तो 9 किसके साथ ऐड होगा, यहाँ 3 के साथ, ठीक है। 10 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 2, 5 जा, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये आ गया, तो 10 किसके साथ होगा, 5 के साथ। 11 के फैक्टर करोगे तो प्राइम 11 किससे डिवाइड होता है, 1 और 11 से होता है, तो प्राइम बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हुआ, 11 का 11 होता है, वो 11 से डिवाइड होता है, तो इसका बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हुआ, 11 का 11 ही हुआ। उसके बाद क्या है पहले सेट में 12 की अगर हम करेंगे फैक्टर 2, 6, 2, 3, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा इसका 3 है, तो 12 का क्या आ जाएगा 3 आ गया, समझ में आ गई। 13 का कोई बनता ही नहीं है, 13 खुद से डिवाइड होता है, 13 का 13, समझ में आई। तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो अब करते हैं, तो यहाँ ये जो सेट है वो लिख देना 9, 10, 11, 12 एंड 13। और दूसरा जो जो सेट है एंड F क्या है, A2 अन है एंड Fn लिख दिया हाईएस्ट, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अन। तो देखो यहाँ बना लो, F क्या बन जाएगा आपका, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 होगा, 10 का 10 सबसे बड़ा, 10 का फैक्टर प्राइम फैक्टर है नेचुरल नंबर में 5 है, 11 का 11 हो गया, 12 का क्या आ जाएगा सबसे बड़ा 3 आ गया, 13 का 13 ही रहेगा, समझ में आ गया। अब इसने पूछा है फाइंड रेंज ऑफ n। अब देखो सेम एलिमेंट कहीं किसी के साथ ऐड नहीं हुआ है, तो ये फंक्शन है। अब इसका रेंज क्या आ गया, रेंज ऑफ सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट, 3, 5, 11, 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, 3 ही लिखेंगे, कितना आ गया 13। तो ये हो गया अपना 12th क्वेश्चन। समझ में आया है, समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दे। इस लेक्चर में इतना ही, हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 2 यहाँ कंप्लीट होता है और आगे हम लेंगे इसका टेस्ट। तो अपनी तैयारी रखिएगा अच्छी तरह से, अपना अपने माता पिता का, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें। लॉकडाउन का टाइम है, घर में अच्छे से पढ़ें, घर वालों को भी अपना थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाएं, माँ बाप उनको अपना हाथ बढ़ाएं, उनकी मदद करें, उनको काम करवाएं। अभी तो टाइम है कि अपना हमेशा जो पेरेंट्स हैं वो अपने ऊपर खर्च करते आ रहे हैं, तो अब हमारा टाइम है, अपने पास टाइम है कि हम अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं और माँ बाप को भी खुश कर सकते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो पॉकेट मनी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दे दे बिना मांगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर से अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।